अब अपन आज पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ही मोशन है, जैसा अपन सीखते आ रहे हैं, अपने इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। डिफरेंस ये है कि ये वर्टिकल मोशन है ना, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, इट इज वन डी मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। तो इसको अपन सिर्फ वर्टिकल में सीखने वाले हैं, बाकी इक्वेशन अपने को वैसे ही यूज करनी है। बस यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जी नीचे की तरफ, है ना। कहाँ होती है? जी नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक बात तो ये बेसिकली जान ली, इसको अपन बहुत ध्यान से सीखेंगे और ये आगे बहुत काम आएगा। मतलब वन डी मोशन का जो सबसे ज्यादा काम आता है वो इसी के कंसेप्ट काम आते हैं। पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन इसी पे बेस्ड है। अगर अपने को ये ढंग से आ गया तो अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ जाएगा, और आगे भी बहुत जगहों पे ये यूज होता है। तो इसको अपन सीखते हैं। वैसे इसको सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं, बट आप जहां भी देखोगे बुक्स में या जहां भी रहता है तो इसके क्वेश्चंस अलग से खूब सारे होते हैं, इसीलिए इसको एक सेपरेट टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में मेनली क्या है कि ये इसमें क्या किया जाएगा ना, एक बॉल को कहीं से भी, जमीन से या किसी टावर से या किसी हाइट से या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से ऊपर फेंका जाएगा। वो बॉडी ऊपर जाएगी, है ना, और नीचे आएगी। एक्चुअली ना ये ऊपर जाके नीचे इसी लाइन पे आएगी, बट ये लाइन ना आपको ऐसे तो दिखेगी नहीं। भाई मान लो मैं इसी पे ऊपर जाके इसी पे नीचे की मोशन बना दूं, तो आपको दिखेगा ही नहीं कहाँ ऊपर गया कहाँ नीचे गया। इसलिए बनाने के लिए इसको ऐसे बना देते हैं बगल में, कि यहाँ से ऊपर गया और ऐसा घूम के नीचे। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। इसको हमने, ये पूरी मोशन एक ही लाइन पे हुई है, बट उसको आपको साफ साफ दिखे इसलिए ऐसा इसको दो पार्ट में घुमा करके बनाया गया। कहाँ कहाँ से फेंक सकते हैं? ये जैसे मान लो जमीन से ऊपर फेंका, है ना, तो जमीन से ऊपर फेंका, लौट के जमीन पे आ जाता है ना। और क्या क्या हो सकता है? हो सकता है मैं किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग वाले, किसी बिल्डिंग वगैरह से, इसको कोई एच हाइट की बिल्डिंग हो, यहां से मान लो मैं इसको ड्रॉप करूं, ड्रॉप्ड। तो ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहां से सीधा नीचे आएगी जमीन तक। तीसरा और केस क्या हो सकता है कि मैं इसे किसी हाइट से ऊपर की तरफ फेंक दूं, है ना। तो क्या होगा? ये यहां से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ये यहां से पहले ऊपर जाएगा और फिर घूम के नीचे आएगा। और क्या केस हो सकता है कि मैं इसे किसी हाइट से नीचे प्रोजेक्ट करूं या नीचे फेंकूं। प्रोजेक्ट करना मतलब फेंकना। यहाँ क्या किया था? ड्रॉप किया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ किसी हाइट से नीचे की तरफ कुछ स्पीड देके फेंकी। यहाँ क्या होगा? सीधा ही नीचे जाएगा, कुछ स्पीड v के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। यहाँ ऊपर जाएगा और फिर नीचे आता है थर्ड केस में। और फोर्थ केस में होता है, सॉरी फिफ्थ केस में, कई बार यही कहानी होती है ना, यही चारों कहानी, दीज फोर केसेस, एनी ऑफ दीज केसेस फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। मूविंग, ये चारों प्लेटफॉर्म जो भी रुके हुए थे, जैसे जमीन थी, ये बिल्डिंग थी, ये रुकी हुई थी, इन्हीं चारों में से कोई एक कहानी जो कि किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से, जैसे आपसे कहा जाएगा कि बलून था जो ऊपर जा रहा था, है ना, और उस बलून से एक आदमी ने एक पत्थर नीचे गिराया। मतलब वो जो गैस वाला बलून होता है सामने घूमते हैं, उसमें से कोई ऊपर जा रहा था, उससे एक पत्थर किसी ने नीचे गिराया, तो उसका क्वेश्चन है ना। तो ये बेसिकली ये वेराइटीज अपने को दिखने वाली है। सबसे जबरदस्त बात पता है क्या है कि इस हर केस में जमीन से जमीन फेंकें, सब जमीन से जमीन पे फेंकें, इसको बोलेंगे अपन ग्राउंड टू ग्राउंड। क्या है ये? ग्राउंड टू ग्राउंड। ये क्या है? किसी हाइट से ड्रॉप करना। ये क्या है? किसी हाइट से ऊपर प्रोजेक्ट करना। ये क्या है? किसी हाइट से नीचे प्रोजेक्ट करना। ये क्या है? किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट करना। इन सब में इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और आ सकता है, कुछ भी हो सकती है कहानी। एक चीज है जो इन सब में कांस्टेंट होती है, और वो होता है एक्सेलरेशन। जब तक कुछ ना कहा जाए
इन सब का एक्सेलरेशन होता है जी डाउनवर्ड्स, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है जी डाउनवर्ड्स। हर केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, जब तक कुछ और ना कहा जाए। कई बार कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कहते हैं एयर रेजिस्टेंस मान लो, बट जब तक कुछ ना कहा जाए वी एज्यूम देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो मैं ये बात लिख रहा हूं, वी एज्यूम there is no air resistance and all the bodies will have vertically downward acceleration g, and all the bodies will have vertically downward acceleration g when free to move in air, when free to move in air। तो वो एयर में फ्रीली मूव कर रहे हैं तो अपन कहेंगे कि उसका सबका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी होता है, और जी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी वैल्यू लेंगे? सबसे पहले तो कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि जी ये मानना है, तो अगर क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जी ये मानना है तो फिर वही मानेंगे, है ना। अदरवाइज मोस्टली 9.8 लेके एक्यूरेट आंसर आता है ना। कई बार आपको क्वेश्चन में हिंट दिख रहा होगा कि 10 लेके ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपन 10 ले लेंगे। जैसे मान लो कहीं पे ना सॉल्व हो गया, मान लो ऑप्शन आंसर आ रहा है √2gh, मान लो आगे चल के कहीं अपना आंसर आएगा √2gh, है ना। और मान लो तुम्हें जी की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, सोच के देखना, है ना। बेटा अगर तुमने एच की वैल्यू, तुम्हें मान लो क्वेश्चन में 4.9 मीटर है, तो वी कितना आ जाएगा? मान लो तुमने जी को 9.8 ले लिया, तो देखो ध्यान से 2 इंटू 4.9 इंटू 9.8, ये एग्जैक्टली बन रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और अगर तुमने गलती से जी को 10 ले लिया ना, तुम यहाँ फंस जाओगे। इसकी जगह सोचो 10 ले लो, है ना। तो फिर फंस के जाओगे, आंसर इतना ही आएगा ऑलमोस्ट, बट वो रूट में आएगा। और यही मान लो एच दिया होता मेरे पास 5 मीटर, तो मैं क्या करता, v इज इक्वल टू √2 इंटू 10 इंटू 5। अब भी मुझे दिख रहा है ये 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है आसानी से। तो कई बार अपन ऐसी प्रैक्टिस यूज करते हैं कि जिसमें बिल्कुल परफेक्ट रूट वूट होके परफेक्ट सॉल्व होके आंसर आ रहा हो, जी की वैल्यू वो ले लेते हैं। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि क्वेश्चन में जो दिया होता है वो वैल्यू यूज करते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो प्रेफरेबली अपन 9.8 यूज करते हैं, उससे आंसर सही आएगा। बट कई बार आपको दिखेगा कि ऑप्शन मान लो 5 दिया है हाइट, और ऑप्शन 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ऑब्वियस उन्होंने जी की वैल्यू 10 ली, तो जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो एग्जैक्टली 10 नहीं आएगा। तो ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। कई बार ऐसा ऑप्शन, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका मतलब आंसर एक से कुछ और आएगा, एक से कुछ और आएगा, नहीं, इतना डिफरेंस नहीं होता। और ऐसा भी होता है कि दोनों आंसर दिए हुए हैं कि सर उन्होंने जी की वैल्यू दी भी नहीं थी और आंसर दोनों आ रहे थे, ऐसा नहीं होगा, है ना। आंसर दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। हाँ, कई बार आपको ये सोचना पड़ सकता है कि क्या होगा। अच्छे क्वेश्चंस में जी की वैल्यू मेंशन्ड होती है कि आपको क्या लेनी है ना। अदरवाइज अपन जनरली 9.8 ले लेते हैं एक्यूरेसी के हिसाब से। बट वापस मैं कह रहा हूँ, बहुत जगहों पे आसान दिखता है 10 लेके, 10 बड़ा अच्छा सा नंबर है ना, मतलब उसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल होती है ना। तो वहां से उसकी वैल्यू अपन जी की वैल्यू ये 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। कई बार इसकी वैल्यू एसवी में का क्वेश्चन में देखोगे ना फीट पर सेकेंड स्क्वायर में होती है, तो लगभग लगभग इसकी वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास होती है। काम नहीं के बराबर आती है क्योंकि ये फुट पाउंड सेकेंड की यूनिट अब यूज ही नहीं होती, तो ऐसा यूनिट में ही काम आती है, तो अपन जी की ये वैल्यू लेते हैं। We assume there is no air resistance and all the bodies will have vertically downward acceleration g when free to move in air. एक्सेलरेशन नीचे होता है, मैंने सिर्फ ये बोला, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, गलती से सुन मत लेना। मैंने सिर्फ ये बोला है कि हर बॉडी का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होता है और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है ना। अपने अभी के तक के केस के लिए अपने को जी को कांस्टेंट मानना है। क्यों कांस्टेंट मानना है ये भी जान लो।
आगे चल के अपनी 11th क्लास में एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम सीखेंगे कि जो जी की वैल्यू होती है ना, अगर हम बहुत दूर जाएं अर्थ की सरफेस से, मतलब अर्थ की जो रेडियस है वो लगभग लगभग 6400 किलोमीटर है, तो अगर हम कुछ 50-100 किलोमीटर के रेंज में ऊपर नीचे जाए ना, तो जाके जी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती है। मतलब मैं अगर अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर जाऊं तो ये वैल्यू हो सकता है थोड़ी सी चेंज हो जाए, लेकिन 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, इतने तक में जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। और अपने जो काइनेमेटिक्स की स्टडी है ये भी अपन इसी रेंज में कर रहे हैं कि 100, 200, 500 मीटर हाइट तक की रेंज। तो अपने रेंज में जी जो है वो कांस्टेंट होगा। कभी ये नहीं सोचना है कि सर जमीन से 200 मीटर ऊपर चले गए तो जी चेंज हो जाएगा, बेटा वो चेंज नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि मैंने कहा ना चेंज आता ही तब है जब हम 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की रेंज में जाते हैं, है ना। तो अपने को जी कांस्टेंट मानना है, मैग्नीट्यूड 9.8 या 10, और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात लिखिए, जल्दी से चारों डायग्राम बनाइए, अपने को इसी केस के क्वेश्चन करने एक एक। मैं तुम्हें एक कायदे की बात और बता रहा हूँ, कई बार बच्चों को पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो अपन 1D मोशन में सीखेंगे, है ना, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, अपन ने सीखा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हैं, मैं इसका आंसर भी लिखूंगा, सुनना ध्यान से। तो कुछ लोग पता नहीं क्यों गलत समझते हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड बढ़ेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड कम होगी। हालांकि गलत क्या समझते हैं, बचपन से ऐसा सीख रहे होते हैं, ये गलत है। मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जिस तरफ हमने पॉजिटिव माना है या जिस तरफ क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है उस तरफ एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। सिर्फ इतना सा मतलब है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब जिस तरफ हमने पॉजिटिव माना है उस तरफ, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब जिस तरफ हमने नेगेटिव माना है उस तरफ, है ना। सिमिलर इज फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, सेम फॉर velocity and displacement. सेम मतलब सेम मीनिंग ऑफ साइन, सेम मीनिंग ऑफ साइन। ये मैं बता चुका हूं पहले कि मान लो मैं कहूं वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैं कहूं वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, when will particle speed up और स्लो डाउन। पार्टिकल कब स्पीड अप होगा और कब स्लो डाउन होगा, और सब अपन 1D मोशन के टर्म में बात करने चुके, प्लस माइनस वही लिखते हैं। व्हेन विल पार्टिकल स्पीड अप और स्लो डाउन। तो इसका आंसर है कि इफ एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर पैरेलल, अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये स्पीड अप होगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी। और if acceleration and velocity are anti-parallel, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड कम होगी। तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी ये डिपेंड करता है दोनों के साइन से। जैसे
है ना। मैं 4 डायग्राम बना रहा हूं। ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। ध्यान से देखें अगर अपन चारों केसेस को, तो पहले केस में ये मान लेते, और अपन मान रहे हैं सारे केसेस के लिए इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर की डायरेक्शन नेगेटिव। ये भी हमने माना है, हम उल्टा भी मान सकते हैं। अभी मैंने मान लिया है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। इन जनरल यही कन्वेंशन लेके चलते हैं। तो आप कहोगे यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं, मतलब यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी। यहाँ पे दोनों एंटी पैरेलल हैं, मतलब यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगी। यहाँ पे भी दोनों एंटी पैरेलल हैं, मतलब यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगी। और यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो स्पीड हमेशा कम होती है। ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो। फोर्थ केस में है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव है। और बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पीड हमेशा बढ़ेगी। ध्यान से देखो, थर्ड केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी स्पीड कम हो रही है। इसका मतलब ये कहना बिल्कुल गलत है ना, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना मतलब स्पीड बढ़ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना मतलब स्पीड कम होना। ये बिल्कुल गलत है। स्पीड बढ़ना या कम होना हम तभी बता सकते हैं जब हमें एक्सेलरेशन के साथ साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता हो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। और स्पीड बढ़ती कब है, जब ए और बी दोनों पैरेलल होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और स्पीड कम कब होती है, जब ए और बी दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो। कभी कोई ये नहीं कहेगा सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ कैसे गई। बिल्कुल बढ़ सकती है भाई, इनिशियल वेलोसिटी भी देखेंगे, है ना। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग से एक तो हटा। दूसरा एक और कंसेप्ट है ना, कि पॉजिटिव किधर और निगेटिव किधर। जनरली अपन ऐसा ही मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल में ऐसा और वर्टिकल में ऐसा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। जनरली अपन ऐसा ही मान लेते हैं कि वर्टिकल में ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, हॉरिजॉन्टल में राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में निगेटिव। क्यों ऐसा ही क्यों मानते हैं, कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम पढ़ते आए ना उसमें ऐसा ही था। क्या इसका उल्टा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, है ना। क्या मैं कल को ऐसा मान सकता हूँ कि नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव? बिल्कुल बिंदास मान सकते हो, है ना। तो बस तुम्हें जो जो चीजें नीचे होगी ना उसको पॉजिटिव मानना होगा, जो चीजें ऊपर होगी उसको निगेटिव मानना, और तुम्हारा आंसर साइन के साथ है। या तो क्वेश्चन में दिया हो किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव, अदरवाइज तुम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हो। राइट में निगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, बिल्कुल मान सकते हो। बस जिधर मान लोगे ना, सबसे पहला काम होता है 1D मोशन के सवाल में ये रेफरेंस लिख लेना, या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या अपने मन से तुम बगल में लिख लो तुमने किधर पॉजिटिव माना किधर निगेटिव माना। अब तुम्हें जो जो क्वांटिटीज है, तीन ही तो क्वांटिटी है जो प्लस माइनस हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। उन तीनों को साइन के साथ लिख दो। साइन के साथ कैसे लिखोगे, तो अगर वो प्लस की तरफ है तो पॉजिटिव होंगे, अगर वो माइनस की तरफ है तो निगेटिव। तो जो साइन कन्वेंशन होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पे डिपेंड करता है को किधर मानेगा, या क्वेश्चन देने वाले ने मेंशन कर रखा हो कि आपको मानना है कि ऊपर पॉजिटिव है तो भैया ऊपर पॉजिटिव ही मानेंगे, फिर अपन अपने मन से आंसर चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसने मेंशन नहीं किया है तो फिर स्टैंडर्ड मोस्टली ऐसा ही देखोगे, क्योंकि ऐसा ही चलता है। लेकिन क्या इसका उल्टा मान सकते हैं? बिल्कुल बिंदास मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से इसको लिखिए फिर आगे चलेंगे। कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चंस में। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये रहा।
बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। भूल जाओ कि मोशन अंडर ग्रेविटी चल रही है, सिर्फ इतना याद रखो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन चल रही है। एक बॉडी को ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी गई 10 मीटर पर सेकेंड, जमीन से एक बॉडी ऊपर फेंकी गई है 10 मीटर पर सेकेंड से। एक्सेलरेशन आप जानते हो नीचे की तरफ होता है g, और g की वैल्यू माननी है इस क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन में डिफाइन कर दे रहा हूं, यहाँ ऊपर प्लस मानना है और नीचे माइनस मानना है। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। और फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम हाइट। पहला क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा, मुझे पता है तुम में से बहुत लोग सॉल्व कर लोगे, बट मुझे अप्रोच बतानी है। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड टाइम व्हेन it will be at maximum height. Third, find time after which it will return to initial point. कितने टाइम के बाद ये इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन सिंपल सिंपल से लिखे हुए, ठीक है। सबसे पहला काम, मैं इस डायग्राम को देख के लिखूंगा, ग्राउंड से ऊपर फेंका गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकेंड है और इसका एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक मिनट, इसको 10 मत लिखो, 10 में बहुत आसान हो जाएगा, इसको 40 कर लेते हैं। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी +40 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये मुझे पता चल गया। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अब जरा सोच के देखो, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, इस पार्टिकल की मोशन होगी कैसी। तो ये पार्टिकल भी यहाँ से उठा ऊपर जाएगा, देखो ध्यान से, अभी इसकी वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होते होते एक पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, इस पॉइंट पे स्पीड 0 हो गई, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है कितना, -g, मतलब नीचे की तरफ g। तो वो एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को फिर नीचे की तरफ बढ़ाएगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 वापस की कुछ टाइम बाद जमीन पे आएगी। तो ये इसका मोशन होगा, ये अपवर्ड जर्नी और ये डाउनवर्ड जर्नी, है ना। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन -g। वहां तो एक्सेलरेशन तो हर जगह होता है, दिस इज एवरीवेयर, ये चीज ध्यान रहे, दिस एक्सेलरेशन इज एवरीवेयर, चाहे वो कहीं भी है। एक्सेलरेशन इज, जब तक वो मोशन में है, हवा में है, तब तक उसका एक्सेलरेशन क्या है, g डाउनवर्ड, मतलब -g, है ना। तो ये इसकी जर्नी है, ये ऊपर गया। अपवर्ड जर्नी की ड्यूरिंग, ध्यान से सुन तो चले मेरे बात, अपवर्ड जर्नी के ड्यूरिंग वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है। डाउनवर्ड जर्नी के ड्यूरिंग वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, स्पीड बढ़ रही है और स्पीड 0 से बढ़ती बढ़ती वो किसी स्पीड से यहाँ हिट कर देगा। तो हमें ये बताना है कि बताओ पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यही डिस्टेंस इसकी मैक्सिमम हाइट को दिखाएगा, है ना। ये जो डिस्टेंस होगी ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैं बेटा अगर इनिशियल से उस पॉइंट तक इक्वेशन लिखूं, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैं 1 कह रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं 2 कह रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं 3 कह रहा हूँ। 1 वो पॉइंट है जहां से प्रोजेक्ट किया गया है, 2 वो पॉइंट है जब ये अपने टॉप पॉइंट पे था, और 3 वो पॉइंट है जब ये वापस ग्राउंड को हिट करता है। तो मुझे मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, तो मैं 1 से 2 तक इक्वेशन लिख रहा हूँ। कहां से कहां इक्वेशन लिख रहा हूँ, 1 से 2। सोचो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं कौन सी इक्वेशन लिखूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सब में बस वैल्यू रखनी है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40, तो इट इज 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन इज -10 एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, h तो उसकी वैल्यू है,
तो डिस्प्लेसमेंट को मैं प्लस एच लिख देता हूँ। एच हाइट है तो मैं कहूँ कि उस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो प्लस एच। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू आ रही है एच इज इक्वल टू 1600/20 मतलब 80 मीटर। तो ये 80 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि बताओ कौन से टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो टाइम निकालना है, स्पीड पता है, टाइम बताना है। या तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, उसमें टी स्क्वायर आता है, अपन उससे बचना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेंगे। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। v जीरो, u की वैल्यू प्लस 40 माइनस 10 इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो गई, 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड के बाद ये अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड इट विल बी एट इट्स टॉप पॉइंट। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि कितने टाइम के बाद ये रिटर्न आ जाएगा। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। उसी पॉइंट पे रिटर्न आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो कितने टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है भैया, तो क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ, जीरो क्योंकि घूम के वहीं आ गया। यू टी मतलब 40t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 5t स्क्वायर, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, कितना आया, 40t माइनस 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर माइनस 40t इज इक्वल टू 0। देखो t कॉमन ले लो, 5t कॉमन ले लो, तो ये बचा t माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से t की दो वैल्यूज आ रही है, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 8 सेकेंड। इन दो वैल्यूज का मतलब समझो, मैंने ये कहां से निकाला है, डिस्प्लेसमेंट जीरो करके। डिस्प्लेसमेंट कब कब जीरो था, व्हेन मोशन स्टार्टेड। ये कौन सा टाइम है, व्हेन मोशन स्टार्टेड। जब मोशन स्टार्ट हुई t इक्वल टू 0 तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो था, और t इक्वल टू 8 व्हेन पार्टिकल रिटर्न, व्हेन पार्टिकल रिटर्न। तो पार्टिकल कब वापस आया, t इक्वल टू 8 सेकेंड, है ना। कल वाले जैसा ही तो क्वेश्चन है। कल वाले में याद है क्या होता था, आगे घूम के पीछे आया था, यहाँ क्या हुआ, ऊपर से घूम के नीचे। देखो 4 सेकेंड जाने का टाइम और टोटल टाइम 8 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड आने का टाइम। तो 1 से 2 का टाइम कितना, 4 सेकेंड। 2 से 3 का टाइम कितना, 4 सेकेंड। तो 1 से 3 का टोटल टाइम कितना, 8 सेकेंड। तो वैसा ही तो सवाल है ना। बस कि क्या है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में ना होके वर्टिकल में। जल्दी इसको नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं। ये तो लिख ही लिया होगा वहां से सॉल्व करके, लिख लो जल्दी से इसको भी, जल्दी से इसको लिख लीजिए, इस बात को भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जमीन से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ स्पीड दे दी 50 मीटर पर सेकेंड। ये जमीन है, यहाँ से ऊपर तक स्पीड दी 50 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी, अपन जानते ही हैं। प्लस माइनस का जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है वही मानना है। क्वेश्चन अपन से पूछा है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड average velocity, find average speed and average velocity from t equal to 0 to t equal to 8 सेकेंड। t equal to 0 से t equal to 8 सेकेंड तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। सॉल्व कीजिए और बताइए। Find average speed and average velocity from t equal to 0 to t equal to 8। वैसे आ जाना चाहिए था, t equal to 8 सेकेंड तक, है ना। तो सॉल्व करते हैं।
देखिए सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान है, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ कुणाल सही है, एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो मैं सीधा निकाल सकता हूँ बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी 50 है ना, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था तो कितना लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली लगा पाते हैं इनिशियल से फाइनल, कहां से कहां लगा पाते हैं, इनिशियल से फाइनल। तो ut मतलब 50 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 8 स्क्वायर, सो इट इज 400 माइनस 320 दैट इज प्लस 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, प्लस 80 मीटर। मतलब इस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल जमीन से 80 मीटर ऊपर होगा, क्योंकि हमने ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव माना है। तो डिस्प्लेसमेंट आया, ये क्या आया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस टाइम पे ये पार्टिकल जमीन से 80 मीटर ऊपर होगा, है ना। एवरेज वेलोसिटी तो मैं सीधा ही एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता, सीधा सी क्वेश्चन से आंसर आ जाता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये भी पॉजिटिव ही आएगा, काम हो गया। अब आते हैं स्पीड पे। स्पीड के लिए चाहिए डिस्टेंस, और यहाँ पे वापस देखो वही वाला लफड़ा है कि वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो सकती है और पार्टिकल घूम सकता है, और आपने पीछे देखा भी घूमता भी है भैया। और घूमता कहाँ से है, जहां वेलोसिटी 0 होती है, वहां भी कहां से घूमता था, जहां वेलोसिटी 0 होती थी। तो सबसे पहले हमें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो टाइम निकालना पड़ेगा जहां से घूम रहा है ना। तो ये तो वेलोसिटी का काम हो गया। टाइम व्हेन वेलोसिटी वाज 0, वो टाइम जब वेलोसिटी 0 था। तो 0 इज इक्वल टू 50 माइनस 10t, तो यहाँ से t इक्वल टू 5 सेकेंड है। देखो खतरा था और खतरा है आज तक कि हमने t इक्वल टू 8 सेकेंड पे तो पूछा था, लेकिन वहां से पार्टिकल घूम भी सकता है। देखो ध्यान से, पार्टिकल की मोशन कुछ ऐसी होगी कि यहाँ से ये ऊपर गया होगा घूमता हुआ, ये वापस यहाँ तक आया होगा, है ना। ये t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू 5 सेकेंड पे तो पार्टिकल टॉप पॉइंट पे ही था। यहाँ है पार्टिकल t इक्वल टू 8 सेकेंड, यहाँ है पार्टिकल t इक्वल टू 8 सेकेंड। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी, है ना, वो दिस पाथ लेंथ प्लस दिस पाथ लेंथ, इनका सम होगी, है ना। तो डिस्टेंस, क्योंकि सोचो एक है ना पार्टिकल 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दो बार हो सकता था। एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार नीचे आते टाइम। जब पार्टिकल यहाँ पे था तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस 80 था, जब पार्टिकल यहाँ है तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस 80 है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक जाने वाली जर्नी के ड्यूरिंग है, दूसरी आने वाली जर्नी के ड्यूरिंग। एक में टाइम कुछ और होगा, दूसरे में टाइम कुछ और होगा। आगे मैं आपको सिखाऊंगा, ये पूरी जर्नी सिमेट्रिकल होती है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर अभी मैं आपको बिल्कुल फंडामेंटल से सिखा दूं। तो भाई ये लेंथ तो हम जानते हैं, ये लेंथ कितनी है, 80 मीटर। कहीं से मुझे अगर ये लेंथ पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा जरा सोच के देखो, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आती थी, भाई यहां से चला, यहाँ वेलोसिटी क्या हुई, 0। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या सीधा v इक्वल टू 0 करके निकाल सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम हाइट वाली चीज है ना h, ये कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी मैं वो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ जहाँ वेलोसिटी 0 हुई थी। तो 0 इज इक्वल टू 2500 माइनस 2 इंटू 10 इंटू h। तो यहाँ से h की वैल्यू आ रही है 125 मीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई पूरी, 125 मीटर। अब सोच के देखिए, नीचे वाली डिस्टेंस है 80, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या आई होगी, L2, 125 माइनस 80, तो कितना हो गया ये 45 मीटर। तो L1 है 125, L2 है 45। अब अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ऊपर कितना गया 125, फिर वहां से नीचे कितना आया 45 अपॉन टोटल टाइम कितना है 8, ये कितना आ गया 170 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप 85/4 भी लिख सकते हो। ये सॉल्व करके आएगा 21.25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। तो अपने तो सिंपल जितना आपने सीखा था कि टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ऊपर जाने की डिस्टेंस प्लस नीचे जाने की डिस्टेंस को ऐड कर दिया तो उससे टोटल डिस्टेंस। जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। सुनना मेरी बात एक ऐसे ही। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, है ना। सुनना बहुत ध्यान से। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी 50 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी 50 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी हर बार जब यहां से यहां तक जा रहा है ना, तो वेलोसिटी हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड कम होगी। तो सुनना, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 50 थी, एक सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 40, 50 माइनस 10। 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 40 माइनस 10 30। 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 30 माइनस 10 20। 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 20 माइनस 10 10। 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 0। सीधे ही सोच सकते हो 20 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड, है ना। सॉरी 50 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड। अब यहां से नीचे आने में वेलोसिटी बढ़ेगी, 1 सेकेंड बाद कितनी बढ़ चुकी होगी 10। 2 सेकेंड में कितनी बढ़ चुकी होगी 20। 3 सेकेंड में 30, अगले सेकेंड में फिर से 40, अगले सेकेंड में 50। तो यहां से जाएंगे तो हर सेकेंड के बाद वेलोसिटी 10-10 कम होगी और यहाँ हर सेकेंड के बाद वेलोसिटी 10-10 बढ़ेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन ये है ना -10, 10 नीचे की तरफ। तो पहले वो हर बार नीचे की तरफ 10 10 10 ऐड होगा, तो 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, फिर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। साइन चेंज हो गया, +50 +40 +30 +20 +10 0। 0 से -10 -20 -30 -40 नीचे जाने लगे तो माइनस। तो ये एक्सीलरेशन की फील है कि नीचे की तरफ 10 होने का मतलब क्या है कि भाई नीचे 10 10 ऐड करते चलो ना हर सेकंड के बाद। 9.8 होगा तो 9.8 ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन भी है और एक तरह से मैं इसको डेरिवेशन की फॉर्म में करवा रहा हूँ कि मान लो एक बॉडी है या एक पार्टिकल है, एक बॉल है, कुछ भी है, मैंने इसको ग्राउंड से ऊपर फेंका u वेलोसिटी से। एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होता है g, तो मैं एक्सीलरेशन को -g लिख सकता हूँ। नीचे की तरफ वैल्यू है g, तो साइन के साथ क्या लिखूंगा -g। तो इसकी मोशन कैसी होगी बेटा, यहां से यहां और वापस घूम के नीचे। ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 0। तो सबसे पहले ना मैं इन सारे पॉइंट्स को एक जनरल फॉर्म में कैलकुलेट करूंगा, है ना। टाइम टू रीच टॉप पॉइंट, टाइम टू रीच टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट पे पहुंचने का टाइम। दो तरीके से सोच सकते हो, तुम सीधा ही सोच सकते हो ये स्टॉपिंग टाइम है ना, यहां से फेंका तो ये स्टॉपिंग टाइम है, स्टॉपिंग टाइम u/a होता है, u/g आ जाएगा ये, है ना। आप इक्वेशन से भी लिख सकते हो कि 0 v इक्वल टू u प्लस 80। तो यहां से 0 इज इक्वल टू u, a की वैल्यू -g इंटू टी, तो t की वैल्यू आएगी u अपॉन g। कितनी आएगी u अपॉन g। तो इस टाइम पे ये टॉप पॉइंट पे होगा, कितने टाइम पे u/g टाइम पे। तो इस टाइम को अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ बेटा t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे टाइम कितना है t इज इक्वल टू u/g। यहाँ का टाइम कैपिटल T, है ना। इसको कई बार टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक हवा में था। इट इज टाइम टू रिटर्न बैक टू ग्राउंड, टाइम टू रिटर्न बैक टू ग्राउंड, ग्राउंड पे रिटर्न बैक आने का टाइम, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया था याद करो, डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया था, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, एक t इक्वल टू 0 तो कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू आएगी 2u अपॉन g। कितनी आएगी
2u/g। तो ये टाइम कितना आ रहा है 2u/g। देखो भाई जाने का टाइम कितना u/g, आने का टाइम भी कितना u/g। तो जर्नी सिमेट्रिकल होती है ना। अगली चीज मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एक तो सोच के देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है u²/2a। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं या इसको और कैसे सोच सकते हैं, स्टॉपिंग टाइम एक ही बात है, स्टॉपिंग टाइम पे भी वेलोसिटी 0 ही होती थी। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, v² = u²+2as रखोगे तो यहाँ से v² is 0, u² is u² - 2gh। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट आएगी u²/2g। कितनी है मैक्सिमम हाइट u²/2g। याद करो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी यही आती थी u²/2a। मतलब अगर मैं एक बॉल को जमीन से u स्पीड से फेंकता हूं या कहीं से भी u स्पीड से ऊपर फेंकता हूं तो वहां से कितना ऊपर जाता है, वहां से u²/2g ऊपर जाता है। अब एक चीज और क्या होता है ना, मैं बार बार कहता रहता हूँ साइन के साथ साइन के साथ साइन के साथ, तुम क्या करते हो ना फिर इन सबको भी साइन के साथ रखने लग जाते हो। बेटा इक्वेशन में देखो साइन के साथ रख दिया और अब वैल्यूज आ रही हैं, इक्वेशन में साइन के साथ रख दिया अब वैल्यूज आ रही हैं, इक्वेशन में साइन के साथ रख दिया अब वैल्यूज आ रही हैं। तो ये वैल्यू है h = u²/2g नंबर आएगा। अब ये नहीं कि g यहाँ -10 रख देंगे, g तो 10 है, a - g ले लेते हैं ना, तो साइन के साथ रख के ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं। ये नहीं कि स्टैंडर्ड रिजल्ट में भी साइन रखने लग जाए, है ना, तो ऐसा मत करना, ठीक है। और तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद ना करना हो तो मत करो, बट से ये याद ही है ना। और ये याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है खासकर ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले हैं ना, तो इसको वहां तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो स्पेशली ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में अपने को ये चीज ध्यान रहे तो बहुत सिंपल है और कुछ भी ये लॉजिकल है ना, कि एक बॉडी को मैं अगर u स्पीड से ऊपर फेंकता हूँ तो मैं बोलूँ कितने टाइम पर टॉप के बाद वो टॉप पॉइंट पे होगा u/g। फिर आपको कैसे जितना टाइम जाने का उतना ही टाइम वापस आने का, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u/g। मैं पूछूं बताओ मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो u²/2g, क्योंकि सही स्टॉपिंग डिस्टेंस ही तो है u²/2g। तो ये कुछ जनरल जनरल सी कहानियां। एक चीज और पूछते हैं कि बताओ ये कितनी स्पीड से वापस आएगा, ग्राउंड पे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वेलोसिटी with which it will return back to ground, रिटर्न बैक टू ग्राउंड। ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाली जर्नी सीख रहे हैं। तो जमीन पे कितने टाइम बाद वापस आया, कैपिटल टी। तो लिख दो भाई v = u + a × कैपिटल टी, रख दो वैल्यूज, u तो u, a की वैल्यू -g और कैपिटल टी की वैल्यू 2u/g। g से g कैंसिल हुआ, u - 2u is -u। तो बेटा अगर इसको u से ऊपर फेंकते हैं ना तो जब जमीन पे वापस आता है तो इसकी स्पीड नीचे की तरफ u होती है। तो u से फेंकते हैं तो u से वापस आता है, टॉप पॉइंट वेलोसिटी 0 होती है। जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम ही आने में लगता है। जितनी स्पीड से फेंकते हैं उतनी स्पीड से ही वापस आता है। हाँ डायरेक्शन अलग अलग इसलिए वेलोसिटी डिफरेंट है। पहले वेलोसिटी ऊपर थी, अब वेलोसिटी नीचे थी। जल्दी लिखिए, फर्स्ट लेक्चर यहीं फिनिश कर रहा हूँ।